नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को प्रीलिम्स के लेवल से कंप्लीट करेंगे और देखेंगे अलग अलग पीसीएस एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम उनका सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन जब आया था तो उसकी सही व्याख्या क्या थी। तो आज हम सभी प्रकार की पीएससी के जो लेवल हैं उन सभी पीएससी का क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बने हैं और जितने भी क्वेश्चन पीएससी और यूपीएससी में पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस को समझेंगे और पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आज एक ही वीडियो में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आज हम शुरुआत हम सर्वोच्च न्यायालय से करते हैं कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है। और ये जो पीडीएफ है पूरी की पूरी घटना चक्र बुक के ऊपर आधारित है, उसी से बनाई गई ये पीडीएफ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। सो दोस्तों, हमें पता है कि भारत के अंदर पहले सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके अधीन उच्च न्यायालय है। तो एक प्रकार की हमें न्यायालय की पूरी श्रेणियाँ देखने को मिलती है। न्यायपालिका जो है एकल प्रणाली की न्यायपालिका है और इसे हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की जो कुल वर्तमान संख्या है वो 34 से मतलब 33+1 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके उन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे उसके बाद करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। सो दोस्तों, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम प्रणाली है उसी के आधार पर जजों की नियुक्ति हेतु चयन किया जाता है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श हेतु वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का जो कॉलेजियम है उसके परामर्श के अनुसार ही जजों का चयन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए और उसे कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेत्ता भी हो सकता है। न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सो दोस्तों, देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ मिनिमम एज फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। सो दोस्तों, कौन कर सकती है? संसद। तो संसद को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। सो दोस्तों, शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीशों को राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव संसद के अंदर पेश नहीं किया गया हो। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत से समावेदन या प्रस्ताव पास होना चाहिए। उसके बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा
और राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो पद से हटा दिया जाएगा। सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से अधिक, और साथ ही उस समय जितने भी लोग उपस्थित हैं और मतदान देने वालों सदस्यों का 2/3 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उससे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। मतलब जांच अधिनियम 1968 में बताया गया है कि किस तरह से न्यायाधीशों के ऊपर जांच की जाएगी उन्हें पद से हटाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है, जबकि हाईकोर्ट के 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमें याद रखना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मतलब रिटायरमेंट के बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब एडॉक जजेस की बात की जा रही है कि अनुच्छेद 127 एडॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो 145 के तहत सुनवाई के लिए जो आर्टिकल 145 है दोस्तों, उसके तहत यदि सुनवाई की जाए तो न्यायाधीशों की संख्या में कम से कम 5 होनी चाहिए। मतलब जो आर्टिकल 145 है वो ये बोलता है कि संवैधानिक बेंच होनी चाहिए। मतलब जिस बेंच में जजों की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है उसे संवैधानिक बेंच कहते हैं। और आर्टिकल 145 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा जब राष्ट्रपति मांगे। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होगा। सो अभिलेख न्यायालय का मतलब दोस्तों ये है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड में रखा जाएगा और पुराने जो निर्णय हैं उनका उपयोग भी किया जाएगा यदि कोई नया निर्णय उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 2 या 2 से अधिक तथा भारत सरकार और किसी राज्यों और दूसरी ओर एक या अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर आती है। तो दोस्तों, राज्यों के अंदर और केंद्र के अंदर यदि किसी प्रकार का विवाद हो रहा है या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच और एक साइड अन्य राज्यों के बीच विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये विवाद सीधे जा सकता है। मतलब यह इस तरह के मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 126 से 137 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि यदि कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इन मामलों को अपीलीय न्यायालय कहा जाता है या अपीलीय प्रोसेस के थ्रू ये लोग नीचे से ऊपर की ओर केसेस को ले जाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष इजाज़त का प्रावधान करता है। विशेष इजाज़त मतलब स्पेशल पिटीशन की बात की जाती है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है। मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फैसला सुना दिया गया है और यदि उसमें और ज़्यादा सुनवाई की गुंजाइश है या कानून की जो गलती है एरर ऑफ लॉ की यदि गलती हमें देखने को मिलती है तो हम वहाँ पुनः उस
मामले पर विचार करते हैं, पुनः उसके अंदर और ज़्यादा छानबीन और जांच पड़ताल करते हैं। इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं के ही न्यायालय पर और विचार करे। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब व्याख्याकार है संविधान का। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। सो दोस्तों, यदि स्टेट में कोई लॉ बन रहा है, चाहे सेंटर में कोई लॉ बन रहा है, यदि वह संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक है। सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक है। आर्टिकल 138 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यदि हमें अधिकार बढ़ाना हो, उसके अंदर चाहे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो या उन्हें और अधिक विषय देने हो या उन्हें और अधिक अधिकार देने हो, इन सब का अधिकार संसद को है। मतलब संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के और ज़्यादा शक्तियाँ दे सकती है। अनुच्छेद 139 का 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे विवाद को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि यदि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो उसे गुजरात के हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, और ऐसा करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारिक संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उसका सिद्धांत क्या है? एक न्यायिक व्याख्या है। मतलब इसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं दी गई है कि किस तरह का है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। केशवानंद भारती 1973 में जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा की जा सकती है। यदि समीक्षा में संशोधन यदि वह संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक करार दे दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है। मतलब संविधान का जो आर्टिकल 141 है, उसके अनुसार संविधान द्वारा घोषित विधि या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होगी। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। आर्टिकल 143 बहुत बार पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, सलाह लेता है। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक पर पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उनकी एनालिसिस को देखेंगे। तो एमपीपीएससी में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, तो ये 28 जनवरी 1950 को हुआ। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम अधिकतर एक्सप्लेनेशन पढ़ने का काम करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बस हमें हमारा रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। और ये पूरा का पूरा वीडियो है रिवीजन और सिर्फ रिवीजन करने के पर्पज़ से ही बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, और सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा, मतलब कॉलेजियम प्रणाली के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। तो न्यायाधीश कितने साल तक होना चाहिए? 5 वर्ष तक उसे न्यायाधीश होना चाहिए। एक या अधिक उच्च न्यायालय में उसे कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता मतलब एक लॉयर के रूप में काम करना चाहिए, या तो फिर वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। सो दोस्तों, हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, वो ये है कि भारत का नागरिक हो, सबसे पहले 5 वर्ष तक का न्यायाधीश का काम कर चुका हो, 10 वर्ष तक लॉयर का काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सो दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 142 के अनुसार कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने सिग्नेचर सहित राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। और हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति को अधिकार है, राष्ट्रपति ही क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनकी नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो है पूरी तरीके से रिवीजन बेस्ड वीडियो है, इसलिए इसे सिर्फ सुनना है और समझना है ताकि हमारा रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाए। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार और असमर्थता, तो दोस्तों कौन कौन से बेस पर हटाया जाता है न्यायाधीशों को, तो वो है कदाचार और असमर्थता। इसके लिए संसद को क्या करना होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान देने वालों का कम से कम 2/3 होना चाहिए। सो दोस्तों, हटाए जाने की शर्त पर हमें ज़्यादा गौर करना है कि कुल सदस्य संख्या मतलब उस हाउस की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत मतलब 50+1, साथ ही उपस्थित और मतदान देने वालों को, इस पर भी गौर करना है कि उपस्थित और मतदान देने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए। और फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा देंगे। सो दोस्तों, महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए संविधान के अनुसार हटाया जाना रिमूव शब्द ही है। तो दोस्तों, इम्पीचमेंट का उपयोग सिर्फ हमने राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया है, ना कि हमने जजेस के लिए किया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो यस, बिल्कुल सही बात है कि जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1938 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायालय के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या का बहुमत और संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मतदान देने वालों का कम से कम 2/3। तो दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा कि हाँ, यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव संसद में आ गया है कि हमें किसी न्यायाधीश को हटाना है, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब 50%+1। जो सदस्य संख्या है उसका 50+1 चाहिए हमने परसेंटेज में, और जो उपस्थित एवं मतदान देने वाले लोग हैं उनका 2/3 वोट चाहिए। तभी जाकर किसी न्यायालय के न्यायाधीश को हम पद विमुक्त कर सकते हैं। वो भी राष्ट्रपति को भी अंतिम रूप से मोहर लगानी होगी। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सो दोस्तों, हमें एक पॉइंट और ये मिला यहाँ पर कि हमारे जो हाउस के स्पीकर हैं या वाइस चेयरमैन हैं वो इस बात को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं कि किसी न्यायाधीश के ऊपर
इस प्रस्ताव को आगे जारी किया जाए या नहीं जारी किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद विमुक्त करने का आधार जो है वो अक्षमता और सिद्ध कदाचार है, किंतु यह अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अक्षमता और कदाचार को परिभाषित किया गया है, तो बिल्कुल भी परिभाषित नहीं किया गया है। जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यौरे का वर्णन है। तो मतलब जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 याद रखना है हमें, और उसी के अंदर प्रक्रिया और ब्यौरे का वर्णन है कि किस तरह से संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा और किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलेगी किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान देने वालों का 2/3 से पारित होना चाहिए। इस प्रकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अंतिम मोहर भी लगनी चाहिए, तब जाकर ही हम किसी न्यायाधीश को पद मुक्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों का मल्टीपल रिवाइज हो जाएगा, ताकि चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है, मतलब हमारी जो जुडिशरी है वह इंडिपेंडेंट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होकर काम कर सके, इसके लिए हमारे संविधान में क्या रक्षोपाय किए गए हैं। पहला ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तो ये भी सही है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल अपना मत नहीं देता। तो ये दोनों चीज़ें हैं, पहला और तीसरा, कि हाँ उच्चतम न्यायालय को इन तरह के रक्षोपाय देकर उनकी इंडिपेंडेंस को सुरक्षित रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बात गलत है कि केवल भारत के न्यायाधीशों के द्वारा हटाया जा सकता है, गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसके लिए हमें संसद में प्रस्ताव पारित करना होता है हटाने के लिए, और एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों के सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श से ही की जाती है, गलत। इसमें बात की जा रही है कि जो उच्चतम न्यायालय हैं उनके अफसर हैं और जो भी कर्मचारी हैं, तो उनकी नियुक्तियां कौन करता है। तो इसमें बोला गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है, जो कि गलत है। उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना गया है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे परामर्श करना आवश्यक होता है, और ये परामर्श एक कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार होता है। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए जो उनका वेतन है भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद मतदान नहीं करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बनाए रखा गया है। भारत, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों ही गलत है। लेकिन क्यों गलत है हम इसको देखते हैं। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, जब गलत बात है, जबकि संसद तो कर सकती है उसकी अधिकारिता में विस्तार। तो ये गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, गलत। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही मिक्स कर दिया है, और ये IAS में पूछा गया सवाल है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद जो है विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। तो आर्टिकल 138 हमें याद रखना है। आर्टिकल 138 के अनुसार जो है संसद विधि बनाकर अधिकारिता में विस्तार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 के तहत तथा
उच्च न्यायालय के अधिकारी मतलब हाईकोर्ट के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229 के तहत संबंध मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हाईकोर्ट का सीजेआई और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा ही उनके अधिकारियों की नियुक्ति होगी, बल्कि वह ये काम किसी और को भी दे सकते हैं, किसी अन्य न्यायाधीश को भी दे सकते हैं। तदपि अनुच्छेद 146(5) सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वहीं आर्टिकल 229(3) के अनुसार कहा गया है कि जो हाईकोर्ट है उनका प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर आधारित होगा आर्टिकल 146 के अनुसार। वहीं आर्टिकल 229(3) के अनुसार कहा गया है कि जो हाईकोर्ट है उनका प्रशासनिक व्यय है राज्य की मतलब स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, राज्य की संचित निधि के ऊपर भारित होगा। लेकिन जो हाईकोर्ट हैं, जो हमारे हाईकोर्ट हैं उनकी जो पेंशन की हम बात करेंगे तो उनकी जो पेंशन है वह संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं की जा सकती है और न ही उन्हें ये अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 220 की बात करेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं हम हाईकोर्ट की, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट का कोई जज है, हाई कोर्ट का कोई जज सुप्रीम कोर्ट में तो वकालत कर ही सकता है और साथ ही अन्य हाई कोर्ट में भी वकालत कर सकता है, लेकिन उसी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है जहाँ का वो न्यायाधीश रहा हो। तो इस डिफरेंस को हमें याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों फिर से हमने रिपीट कर लिया कि आर्टिकल 124 के अनुसार जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करेंगे हम। सो दोस्तों अब इसको वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वापस से वही का पूरा कॉलेजियम की बात की जा रही है कि कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार होगा। राष्ट्रपति को ही छूट दी गई है, परंतु पुनर्विचार के बाद पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। दोस्तों एक एक्सप्लेनेशन ये है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 2005 में गठित किया गया था और 2005 में इस आयोग में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना, इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश इनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये हमारे मेंस के आंसर में भी काम आएगा। कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश तीनों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात की है। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति मतलब कोरम की बात की जा रही है दोस्तों कि यदि गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में एडॉक न्यायालय के रूप में नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन में पूरी इस बात पर जोर दे रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी विषय पर जब कोई बेंच बैठी है
तो उस बेंच में गणपूर्ति मतलब उसकी कोरम कंप्लीट नहीं हो रही है, तो कोरम कंप्लीट करने के लिए राष्ट्रपति की पहले सलाम पूरी सहमति लेंगे। उसके बाद जिस हाईकोर्ट से हम जज बुला रहे हैं उस हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी भी सलाह लेंगे, उसकी भी परमिशन लेंगे। उसके बाद हम जिस बेंच में एडहॉक जज की नियुक्ति करना चाहते हैं उसके अंदर हम कर देंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, मतलब एडहॉक जजेस की जो नियुक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ही होगी, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों के लिए नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त एडिशनल जज और कार्यकारी जज की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। सो दोस्तों हमने देखा कि जो अपर जज की बात हम करते हैं तो अपर जज है हम सिर्फ हाई कोर्ट में ही नियुक्त कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपर जजों की नियुक्ति नहीं होती है। तो हमें इस डिफरेंस को भी याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। हाईकोर्ट की भी बात की जा रही है दोस्तों कि जो हाईकोर्ट है वह भी एक अभिलेख न्यायालय होता है तथा उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है, जिस तरह की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो उसका निश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श, तो आर्टिकल 143 के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। सो दोस्तों इसके अंदर संवैधानिक बेंच की बात की जा रही है कि जो संवैधानिक बेंच है वो कम से कम 5 सदस्य उसके अंदर होना चाहिए, तभी वह संवैधानिक बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाएगी। तो बस हमें इतना याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके अंदर जो जजों की संख्या होती है वो 5 होती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्धारण करने की भारत के उच्चतम न्यायालयों की शक्ति जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। सो दोस्तों जब भी केंद्र और राज्यों के अंदर विवाद होता है तो उसके अंदर जो मूल अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट की है, मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई मामला हो, एक और भारत सरकार हो और कुछ राज्य हो, वही दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। 2 या 2 से राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। तो ये इतने सारे टाइप्स हैं दोस्तों, इनको अच्छे से और पढ़ लेना वीडियो पॉज करके कि यहाँ पर हमें मूल अधिकारिता देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में कौन कौन से आते हैं। सो दोस्तों अभी हमने ऊपर देखा कि आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है, तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो यस इसके अंदर आएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच यदि विवाद है तो यस ये भी मूल अधिकारिता में आएंगे। अब विकल्प नंबर 2 और 3 क्यों नहीं है, इसका आंसर हम पढ़ते हैं कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर कोई विवाद है तो नहीं, इसके ऊपर चुनाव यदि संसद के किसी सदन का चुनाव का विवाद है तो उसे राष्ट्रपति वो देखेगा, सभापति देखेंगे। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद है, यदि भारत सरकार है, यदि कोई यूनियन टेरिटरी का विवाद है जैसे कि
सेंटर और दिल्ली का जो विवाद है तो वह कहाँ जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसके पास जनता के, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है तो जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। मतलब अनन्य का मतलब है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही है जिसके बाद मूल अधिकारों की रक्षा करने की अनन्य शक्ति है। तो फिर हाई कोर्ट का क्या होगा। दोस्तों हाई कोर्ट के पास भी सेम शक्ति है मूल अधिकारों के लिए, तो यह आंसर गलत है। हाईकोर्ट अंतर शासकीय विवादों में मूल अधिकार एवं अन्य क्षेत्राधिकार रखता है। अंतर शासकीय मतलब इंटरडिसिप्लिनरी की बात की जा रही है तो यस, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न पर या किसी तथ्य को निर्दिष्ट करने के लिए सलाहकार अधिकारिता रखता है। तो यह सलाहकारी अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 143 के अंतर्गत। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो यस, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही आदेश को पुनः समीक्षा या उसके ऊपर पुनः विचार करने की शक्ति है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं हम। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को भी, हमारे जो हाई कोर्ट हैं उन्हें भी आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति है। और दोस्तों हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा और याद रखना होगा कि जो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो दोस्तों हमने पहले पढ़ चुका है कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। ये अपने जो भी निर्णय हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में रखता है, साथ ही अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने, मतलब यह उस समय की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, 13 सदस्य थे जिसमें मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो सिद्धांत है हमें 1973 के केशवानंद भारती केस से हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति संसद के पास नहीं है। तो ये संसद को संविधान के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ को रोकने का काम करता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति को प्रदर्शित करता है। मतलब जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट जो है नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनका अधीक्षण करेगा, उनका सुपरविज़न करेगा। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में हमने जो भी 1967 में उच्चतम न्यायालय ने इस धारणा को व्यक्त किया था कि इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स आर द प्रिमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, दे आर right which enable a man to chalk out his own life in manner he like best। मतलब दोस्तों इसके अंदर इसका पूरा कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए जिस अधिकारों की ज़रूरत है वह मौलिक अधिकारों के द्वारा ही पूर्ति हो सकती है। मतलब स्वयं को विकसित करने के अधिकार ही मौलिक अधिकारों से निकलते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट की बात किया कि पूरा जो मनुष्य है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से कर सकता है उस पर जोर दिया गया था। इसलिए फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, प्रिमोर्डियल हैं।
अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। मतलब हाई कोर्ट की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है आर्टिकल 132 का। आर्टिकल 134 आर्टिकल 134A के तहत प्रमाणित कर यदि कोई न्यायालय, उच्च न्यायालय आर्टिकल 134 के तहत यदि कोई हाई कोर्ट इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि यस कोई ना कोई विधि का जो सारवान प्रश्न है वह अंतर्वलित है, तब हाई कोर्ट का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। ये एक प्रकार का सर्टिफिकेशन की बात करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में आर्टिकल 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अपीलीय न्यायालय भी है। इस बात की पुष्टि आर्टिकल 134A एंड 132 के साथ को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तब हमें इस बात की पुष्टि होती है कि हाँ, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अपीलीय न्यायालय है और इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, हम पढ़ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता को निम्नलिखित शीर्षों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। संविधान के निर्वचन के मामले में आर्टिकल 132 मतलब संविधान का व्याख्याकार है हमारा सुप्रीम कोर्ट। यदि किसी भी प्रकार की व्याख्या संविधान के संदर्भ में होगी तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह बात आर्टिकल 132 में कही गई है। यदि कोई सिविल मामला है जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं हो, आर्टिकल 133 के अंदर कोई सिविल मामला अपील के थ्रू आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आपराधिक या दांडिक मामले में जिसमें संबंधित प्रश्न हो चाहे नहीं हो, मतलब आर्टिकल 134 आपराधिक मामले की बात करता है, आर्टिकल 133 सिविल मामले की बात करता है और ये अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करता है। स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 विशेष इजाज़त से अपील, इसे बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136। तो दोस्तों इसके अंदर ये क्या है, हमारे अपीलीय मामले हैं। संविधान का निर्वचन हो, सिविल मामला हो, आपराधिक मामला हो या विशेष जांच अपील हो, ये सब के सब क्या हैं, अपीलीय मामले हैं। अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। सो दोस्तों एक केस था रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, ये 2002 का केस था। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। इसमें क्या निर्णय दिया कि आर्टिकल 137 और अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के संदर्भ में, सो दोस्तों एक क्वेश्चन हमें, एक कॉन्सेप्ट है पूर्ण न्याय। सिर्फ न्याय नहीं, हमें कंप्लीट न्याय देना है और कंप्लीट न्याय देने के लिए अनुच्छेद 137 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका, मतलब कहीं इरर ऑफ लॉ हो रहा है, न्याय की गलती हो रही है या कहीं भूल चूक हो रही है, तो इसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। सो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, किसी विषय पर अपना निर्णय सुना चुका होता है, फिर वापस से क्या होता है, जो भी वादी व्यक्ति है वापस से रिव्यू पिटीशन करता है, बोलो कि माई बाप हमारे सुप्रीम कोर्ट वापस से इस पर रिव्यू करिए। लेकिन यदि ये रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है तब उसके बाद जो है क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाती है और इस क्यूरेटिव पिटीशन को ही आखिरी पिटीशन माना जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के संदर्भ में
सामान्य विधियों के अंतर्विष्ट प्रतिषेध या निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। मतलब आर्टिकल 142 के तहत जो संवैधानिक शक्तियां हैं उस पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करते हैं। तो कौन सा सही हो सकता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि से बाध्य नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्वायत्तता है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कार्यप्रणाली है और उसी कार्यप्रणाली के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। संविधान के अनुच्छेद 142, संविधान का जो अनुच्छेद है 142 में इस बात का प्रावधान है कि उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इस बात पर हमें ज़्यादा गौर करना होगा कि केवल न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय को पूर्ण न्याय होना चाहिए और सभी के लिए बराबरी वाला न्याय होना चाहिए। तो इस हेतु डिक्री या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, मतलब भारत के जो पूरा राज्य क्षेत्र है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्य क्षेत्र में अपनी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है। जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन विहित किया जाए और जब ऐसी निमित्त या उपबंध नहीं, मतलब कुल मिला के दोस्तों इसका अंतर यही है कि यदि संसद की विधि से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है निर्णय बाध्य नहीं होगा। इसी अनुच्छेद का आलंबन लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया था कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध या निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो दोस्तों भोपाल गैस कांड में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के आदेश को पारित किया। 470 मिलियन डॉलर के मुआवजे की बात की। इस संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का जो उच्च न्यायालय है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय विधियों से बाध्य नहीं है। कौन सी विधियों से? संसद के द्वारा बनाई गई विधियों से बाध्य नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? इसके अंदर पूछा गया है कि भारत के अंदर जो न्यायिक पुनरीक्षण, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। मतलब न्यायपालिका जब भी कोई स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो या संसद की हम की बात करेंगे, तो जब भी कोई इसी विधि या कानून बनाया जा रहा है, यदि उसके अंदर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन का उल्लंघन हो रहा है, तो इस स्थिति में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन मार्क दोस्तों कि भारत के संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को परिभाषित नहीं किया गया है। तो हमें इस बात को अच्छे से ध्यान देना होगा कि हमारा जो संविधान है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को परिभाषित नहीं करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है उसकी सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो यस, भारत का संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 13 को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो हमें न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती केस में आया था, जो कि 1973 का मामला था। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है उनकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों तथा
आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता की जो जांच का परीक्षण करके उन्हें ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हो, उसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। सो दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर कि यदि हमारी राज्य विधानसभाएं या हमारी संसद यदि इस तरह का कोई कानून बनाती है जिसमें संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, जिसके अंदर क्या हो रहा है, संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, तब उसे हम असंवैधानिक घोषित किया जाता है हमारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो यही चीज़ कहलाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसे क्या कहते हैं हम? न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। मतलब जो न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है हमने भारत के अंदर यूएसए का जो है न्यायालय वहाँ से हमने उठाया है इस कॉन्सेप्ट को। तो भारत में संविधान के मुख्यतः भारत का जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 13, 32, 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। साथ ही अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ हाईकोर्ट के पास है। सो दोस्तों, हमें इन पर ध्यान देना है कि आर्टिकल 13, 32 और 136 जुडिशियल रिव्यू देता है पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 226 और 227 जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है हाई कोर्ट को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारतीवाद में और मेनका गांधीवाद 1978 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक जुडिशियल रिव्यू के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है। सो दोस्तों, हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का एरिया है हमारे न्यायपालिका का, वह अमेरिका की न्यायपालिका के रेफरेंस या फिर उसके तुलना में कम है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस है, मेनका गांधी केस है, उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय का जो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार क्षेत्र है उसका विस्तार होता जा रहा है। संवैधानिक दायरा सीमित है। फिर भी संवैधानिक दायरा क्या है हमारा? सीमित है। इसका मुख्य कारण यह है कि जहाँ जो अमेरिका का संविधान है उसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया है। वहीं भारतीय संविधान में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 31 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या या व्यवस्था की गई है। सो दोस्तों, ये हमारा मेंस के अंदर भी बहुत काम का कंटेंट है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की ताकत देते हैं। भारत में जुडिशियल रिव्यू का जो आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत है या नहीं है। यदि असंगत है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड करार दे दिया जाता है और उसे शून्य घोषित किया जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाता है, या तो उस सीमा तक शून्य घोषित कर देंगे जहाँ तक वो कानून का उल्लंघन कर रही है, या तो पूरी की पूरी विधि को ही असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के ऊपर क्वेश्चन है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्य है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। मतलब यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर परामर्श चाहता है तो इसके लिए बाइंडिंग है, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन
प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ की सुनवाई करती है। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई करती है। यदि राष्ट्रपति ने किसी विषय पर परामर्श मांगा है तो उसके लिए जो संविधान की है कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वह सुनवाई करती है। तो यस, ये सही बात है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया गया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। यस, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई वक्तव्य दिया है परामर्श के रूप में तो जरूरी नहीं है कि वह सरकार पर बाध्यकारी होगा, वह मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है। फिर उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, तो गलत बात है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि एक बार में केवल एक ही विषय पर परामर्श लिया जा सकता है। सो दोस्तों हम देखते हैं, हमने पहले भी पीछे पढ़ा है कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल 143 है, उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से दो प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। या तो कोई लोक महत्व का विषय हो, क्या हो वो जो विषय हो किसी लोक महत्व का विषय हो, या किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते पर विषय हो, मतलब किसी संवैधानिक संधि हो या कोई समझौता हो उसके ऊपर राष्ट्रपति को कोई परामर्श चाहिए हो। प्रथम प्रकार के मामला मतलब लोक महत्व के मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु दूसरा मामला जो है संवैधानिक संधि समझौता या कोई अन्य विषय उस पर परामर्श देना आवश्यक है। तो दोस्तों हमने पहले देखा, इससे पहले हम देख चुके हैं कि परामर्श सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर जब दो टाइप के मामले हो गए हैं तब हम ये पाते हैं कि एक टाइप के मामला जो लोक महत्व का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो दूसरे टाइप का मामला है संवैधानिक संधि या समझौते वाला मामला उस पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी हो जाता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। मतलब जब परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत परामर्श मांगा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तब संविधान की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, वही उस पर सुनवाई करती है और अपनी सलाह देती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है और यह आवश्यक भी नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं। सो दोस्तों इसके अंदर हमने बहुत डीप एनालिसिस कर लिया है न्यायपालिका का। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 139 क सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया की धारा 206 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र के अधीनस्थ क्षेत्र न्यायालयों के मामलों का अंतरण कर सकता है। तो दोस्तों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई को लेकर अंतर है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार या सीमित अधिकार है, वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी जगह देश के किसी भी भाग में सुनवाई करवा सकता है या कर सकता है, उसके लिए अपनी बैठकें बुलवा सकता है। तो दोस्तों अब ये है कुछ मैच मतलब जोड़ी जमाने वाला क्वेश्चन था कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, इसमें निवारक निरोध की प्रक्रिया पर मामला सुनवाया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन पर रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, इसके अंदर स्वतंत्र भाषण पर रोक के संबंधी में फैसला सुनाया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर कब रोक लगनी चाहिए और कब रोक नहीं लगनी चाहिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, इसके अंदर संविधान की जो संशोधन की शक्ति है वो किस सीमा तक है उसके ऊपर फैसला सुनाया था कि जो संविधान संशोधन की शक्ति जो है संसद की वो कितनी विस्तारित है या कितनी सीमित है। चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य, दोस्तों इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो प्रवेश का मुद्दा था उसमें समानता को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी कि किस तरह से शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर आरक्षण वर्सेस नॉन आरक्षण का मुद्दा था।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का निर्णय था कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित मामला था। तो इंदिरा साहनी जो केस था वो क्या है, ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित मामला था। इस निर्णय में मंडल आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया और इस आधार पर 27% आरक्षण दिया गया। सो दोस्तों हमें ये याद रखना कि इंदिरा साहनीवाद क्या था, ओबीसी को आरक्षण की बात थी। ओबीसी को आरक्षण क्या था, मंडल रिपोर्ट को याद रखना कि मंडल रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। ओबीसी को कितना आरक्षण दिया, तो 27% आरक्षण दिया गया था। लेकिन उसके अंदर एक क्रीमी लेयर, मतलब आर्थिक रूप से शक्तिशाली संपन्न लोग, एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट रखा गया था। और इस बात का भी ध्यान दिया गया था कि जो आरक्षण है वो 50% की सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। तो जनहित याचिका क्या है, जन सहयोगी मतलब ऐसे नागरिक जो जनता के सहयोग करते हैं उनको भी उनकी तरफ से जाने के लिए स्वीकृति देती है। तो यस, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकता है जो किसी कारण से न्यायालय पहुंचने में असमर्थ है। तो यस, ए एंड बी दोनों सही है, मतलब ए एंड आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों से संबंधित है। मतलब हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म जो है जुडिशियल रिव्यू प्लस पीएलआई दोनों से संबंधित है। लेकिन जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक वाहक बनकर उभरी है। मतलब हमें यह देखने को मिल रहा है भारत के अंदर कि जो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल के कारण हमारा जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसमें उभार देखने को मिल रहा है, उसका विस्तार देखने को मिल रहा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एएस आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक जोखिमवाद जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के संदर्भ में आत्म अनुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। सो दोस्तों जब भी हम जुडिशरी पर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो शायद हमें यह एएस आनंद का सार्वजनिक व्याख्यान हमें मदद करेगा कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको हमें जुडिशियल जोखिमवाद जुडिशियल एडवेंटिज्म नहीं होने देना चाहिए। और जब भी हम हमारे वक्तव्य दे रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे हमें आत्मसंयमित और सावधान होकर करना चाहिए, ताकि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका सम्मान हो सके। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.बी. शाह और न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य वाद में निर्णय दिया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो मतलब इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात की ओर संकेत दिया कि यदि लड़कियों को कॉलेज में वरीयता दी जा रही है प्रधानाचार्य पद पर, मतलब लड़कियों के लिए जो सरकारी कॉलेज है उसके अंदर प्रिंसिपल प्रधानाचार्य पद के लिए लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, तो यह एक प्रकार का अफर्मेटिव एक्शन है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला कार्य है। इसलिए कहीं से कहीं तक ये आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। विशाखा व अन्य बनाम राज्य विशाखा गाइडलाइन जारी की थी विशाखा केस में, जो कि 1997 में था। इसमें क्या था, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन शोषण हो रहा था उसके ऊपर सुनवाई हुई थी। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा था उसके ऊपर सुनवाई की थी विशाखा केस में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उसने कहा गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वह आर्टिकल 14, 19 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके लिए हमारे न्यायालय ने, आदरणीय न्यायालय ने विशाखा गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसका पालन करना सरकारों के लिए जरूरी कहा गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट में
निम्नलिखित में से किस मामले में यह पाया गया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो दोस्तों कोयला आवंटन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारी जो सीबीआई है वो क्या है, एक तोते की तरह है। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है, हमें ध्यान देना होगा कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। सो दोस्तों धारा 377 में क्या था कि जो LGBTQ समुदाय के लोग थे उनके यौन शोषण और उनकी राइट टू चॉइस और राइट टू लाइफ का हनन हो रहा था, इसलिए इसे आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया इस धारा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों के आदि के प्रयोग की जाने की भाषा, मतलब आर्टिकल 368 में इस बात का प्रावधान है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बस बात को कहा गया कि है ना अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जब तक कि संसद कोई कानून पारित न कर दे। तो आर्टिकल 348 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा इससे संबंधित प्रावधान है। तो आर्टिकल 348 इस बात की ओर कहती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भाषा है वो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा जब तक कि संसद या विधायिका इस पर कोई कानून नहीं बना देती।